अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इश्क नशाया यार बाय मीम आए। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी क्या हो गया अचानक आपको डरा कर रख दिया? ख्याल क्यों नहीं रखती आप अपना? वो साहिबा को देखती बोली तो साहिबा और हान की नज़रें खुद पर महसूस करती खसिया गई। बेटा आप एक और काम करते प्लीज़, खाने को कुछ हेल्दी सा ला दें, इन मोहतरमा ने रात से खाना खाया हुआ है। वो साहिबा को घूरता बोला तो जोहान भी से देखती नफ़ी में सर हिला कर रह गए। मैं भी लाती हूँ लाला, तब तक आप भाभी की क्लास ले अच्छे से। इसकी बात पर साहिबा ने घूर कर इसे देखा पर वह नज़रअंदाज करती कमरे से बाहर चली गई। इसने किचन में आकर खाना गर्म करके ट्रे में रखा और हान के कमरे में जाने लगी। जब शिफान किचन में दाखिल हुआ काफ़ी थका थका और परेशान लगा सुहान को। दो ट्रे वहीं शेल्फ पर रखती वो ट्रे वहीं शेल्फ पर रखती इसके करीब आई। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? कफ बहुत ज़्यादा हुई हुई है। बहुत ज़्यादा। दुआ करें ये कफ जान छोड़ दे मेरी, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। मैं तो बोल भी नहीं सकती कुछ देर। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामती नरमी से पूछने लगी। वो जानती थी रूमी की वजह से बहुत परेशान था वो। इसकी इकलौती बहन थी वो। शिफान कुछ बोले बगैर इसके कमरे में दोनों बाजू हाथ डालता पर चेहरा इसकी गर्दन में छुपा गया। रूमी नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। शिफान की नरम गरम सांसें इसकी गर्दन को छूती इसे लरजने पर मजबूर कर रही थी। पर इसके लिए फ़िलहाल सबसे ज़रूरी इसको सुकून पहुंचाना था। मुझे इस वक्त सिर्फ सुकून चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम दे सकती हो। अपनी सांसें इसके वजूद पर छोड़ता बोला तो वो इसका सर सहलाने लगी। आप कमरे में चले, मैं बस लाला के कमरे में ये खाना दे कर आती हूँ फिर। इसके कहने पर वो पीछे हटा और इसकी पेशानी चूम कर किचन से बाहर निकल गया तो जोहान भी मुस्कुराती और हान के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेचैन सी बार बार करवट बदल रही थी। नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। जब बार बार करवट बदल कर थक गई तो उकता कर उठ बैठी। क्या मुसीबत है? झुंझला कर कहती वो सर दोनों हाथों में थाम गई। इसे बेसाख्ता ही फाइक याद आया था। वो लाख इससे नफरत का इजहार करती पर इसने रूमी को अपने कंधे पर सर रखकर सुलाने की ऐसी आदत डाली थी कि जब वो शहर से गाँव जाता और रात वहाँ रुकता तो रूमी को इस रात नींद ना पड़ती। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। बेबसी के मारे इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। दिल था कि भर भर आ रहा था। इसने बाथरूम में जाने के लिए पैर बेड से नीचे उतारे तो समझ ना आई कि किस तरफ रुख करे। इन गुजरे 6 माह में जैसे वो अपने घर का नक्शा भूल चुकी थी। गहरा सांस भरती हुए एहतियात से कदम उठाने लगे। अभी 2 कदम ही चली थी कि मोबाइल की तेज आवाज़ कमरे में गूंज उठी। खामोशी में एकदम उठते शोर से वो घबरा कर वहीं बैठ गई। वहीं खड़ी हो गई। मोबाइल की आवाज़ है ये, पर यहाँ मोबाइल कहाँ से आया? खुद से कहती वो आवाज़ के ताक़ुब में आई और हाथ मारकर मोबाइल तलाशने लगी। मिलाकर इसके हाथ में एक छोटा सा बटनों वाला मोबाइल आ ही गया। वो इसे छूकर महसूस करने लगे। ऐसे मोबाइल इसके पास था घर में, जिस पर फाइक की कॉल आती थी जब वो घर से बाहर होता था। पर वो ये सोच रही थी कि ये मोबाइल यहाँ कैसे आया, जबकि वो वहीं छोड़ आई थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब मोबाइल बंद होकर एक मरतबा फिर से बज उठा। रूमी को सोचते हुए बाएं तरफ मौजूद बटन को दबा गई। हेलो, वो धीरे से बोली तो सामने वाला जैसे सांस रोक तक गया था। फिर इसकी खामोशी महसूस करती इसकी सांसें जैसे भारी पड़ने लगी थी। किस लिए कॉल की? इसकी भारी सांसों की मध्यम आवाज़ सुनती वो अपना सवाल दाग गई। दीद की प्यास तो बुझ नहीं सकती तो सोचा कानों को ही दवाम बख्श दिया जाए। आपकी आवाज़ सुनकर बोझल आवाज़ कानों से टकराई तो रूमी गहरी सांस भरकर रह गई। अगर आप भूल गए हों तो याद करवा दूं कि आप मुझे आज़ाद कर चुके हैं। वो लफ्ज़ आज़ाद पर जोर देकर बोलती, अपनी गुर्बतों से आज़ाद किया, अपनी ज़िंदगी से नहीं। न चाहते हुए भी इसकी आवाज़ में सख्ती आजमाई थी। आज़ादी का मतलब आज़ादी ही होता है बस। वो कदम पीछे हटाती बेड पर वापस बैठ गई। क्या वाकई इस कदर जालिम है? इसके सवाल पर वह न समझी से आंखें सुकेट गई। कौन सा जुल्म ढा दिया है मैंने आप पर? जुल्म तो अज़ल से मुझ पर हुआ है, फिर मैं जालिम कैसे ठहरी ठहरी वो ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार करने लगी। एक दीवाने की दीवानगी जितना हुए जानते हुए भी इसे हिजर की सज़ा देना जुल्म नहीं तो और क्या है? आपको देखा नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे हर नज़ारा अपनी दिलकशी खो चुका है। इसकी भारी आवाज़ और अल्फाज में छुपे संजीदापन को महसूस करके रूमी एकदम कॉल बंद करके मोबाइल एक तरफ फेंक गई। कॉल बंद होने की आवाज़ पर वो मोबाइल कान से हटाकर देखने लगा और फिर इसे सोचते लग भीज गया। वो कमरे में आई तो कमरे की मेन लाइट बंद थी। वो एक साइड लैंप ऑन था जिस पर शिफान बेड पर दराज था। वो अपने पीछे धीरे से दरवाज़ा बंद करती बेड की तरफ बढ़ी और हाथ में पकड़ा दूध का गिलास साइड टेबल पर रखी। सुने, सो गए हैं क्या? इसकी बंद आंखें
आंखों को देखती इस पर झुककर पूछने लगी। जब कोई जवाब ना मिला तो पीछे हटने लगी। जब वो एकदम से इसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींच के, आह, शर्म तो नहीं आती आपको? ऐसे कौन डराता है भला कोई किसी को? वो इसके कंधे पर हाथ मारते खुफी से बोली तो इसके फूले हुए गाल देखकर हंस दिया। मेरी जान इतनी नाजुक सी क्यों है जो इतनी जल्दी डर जाती है? वो इसे बेड पे लेटाता खुद इसके ऊपर झुकाया। जी नहीं, कोई नाजुक नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रांग लड़की हूँ। वो इसके गले में दोनों बाजू डालकर बोली तो शिफान सर हिलाकर, अभी चेक कर लेते हैं कितनी स्ट्रांग, तुम्हारी स्ट्रांगनेस। कहने के साथ वो एकदम से इसके गाल पर दांत गाड़ा तो जोहान चीख उठी। वो पीछे हटता कहकर लगाकर हंस दिया, जबकि जोहान गाल पर हाथ रखे गुस्से से इसे घूर रही थी। बस इतनी सी स्ट्रांग थी तुम? वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर से जाए बोला तो वो एकदम ऊपर उठती इसके इसके नाक पर काट के। अब की दफा हंसने की बारी जोहान की थी। पूरी जंगली बिल्ली बन गई हो तुम तो। वो अपनी सुर्ख सुर्ख पकड़ती नाक से हिलाकर बोला तो वो कहका लगा के, बहुत हंसी आ रही है ना, अभी बताता हूँ। कहने के साथ ही वो इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसकी सांसें कैद कर गया तो इसकी गिरफ्त में जोहान फड़फड़ा कर रह गई। बहुत बड़े चीटर हैं आप। वो चंद लम्हे कशीद कशैद करने के बाद पीछे हटा तो वो सुर्ख चेहरे के साथ मिनमिना कर रह गई। अभी चीटिंग ही कहाँ की, असल चीटिंग तो अब शुरू होने वाली है। वो बोझिक सरगोशी में कहता वो मजीद पेशकदमी करने लगा और इसकी इसके किसी भी अमल से पहले ही साइड टेबल पर पड़ा इसका मोबाइल बज उठा। वो बदमजा होकर पीछे हटा। इसकी शक्ल देखकर जो हान के से निकल गई। हेलो, कौन? मोबाइल कान से लगा था वो पूछने लगा, क्योंकि अननोन नंबर था कोई। जवाब में जाने ऐसा क्या कहा गया था कि एकदम ही शिफान के चेहरे के तासुरात बदल गए। हंसता खिलखिलाता चेहरा पल में तन गया था। किस लिए कॉल किया है? वो तने हुए लहजे में पूछने लगा तो जोहान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मैं आ रहा हूँ। कुछ देर अगले बंदे की बात सुनने के बाद वो बोलता कॉल बंद कर गया। मोबाइल जेब में डालकर वो बेड से उतरता, पास पड़ा जूता पाँव में डालने लगा। किसकी कॉल थी और कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? उसकी तरफ देखते पूछने लगी तो वो एक सरसरी से नजर इस पर डालकर साइड टेबल पर बड़ी गाड़ी की चाबी उठाने लगा। आधी रात बाहर जा रहा हूँ तो जाहिर है किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। सो जाओ तुम, मुझे शायद देर हो जाए। कुछ लहजे में कहता वो कमरे से निकल गया तो जोहान इसे देख कर रह गई। शादी के बाद पहली दफा शिफान ने इतने सर लहजे में इससे बात की थी, और वो भी बगैर किसी वजह के। इसे बेतासुर बेसाख्ता रोना आने लगा तो बेड पर गिरकर अपना दिल हल्का करने लगी थी। वो काफी देर शिवान का इंतजार करती रही। इसे परेशानी हो रही थी कितनी रात को वो कहाँ गया था और कॉल पर ऐसा कौन था जिसकी वजह से इसका मूड इस कदर खराब हो गया था। पर इन सब सवालात के जवाब सिर्फ शिफान ही दे सकता था, जिसे राब्ता मुमकिन ही नहीं हो रहा था। इसने 2-3 बार कॉल्स की थी पर इसने एक दफा भी कॉल नहीं उठाई तो थक हार कर वो इसका इंतजार करती करती सो गई। फजर के वक्त इसकी आंख खुली तो नजर सीधा शिफान के चेहरे से जा टकराई, जिसकी तरफ मुंह के सोए हुआ था। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही जोहान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, पर अगले ही लम्हे जब इसका रात वाला अंदाज याद आया तो मुंह बना कर रह गई। पहले खूब गुस्सा किया और फिर उठकर प्यार करना शुरू कर दें कर दिए हैं, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। उसे कहती वो बेड से उतर गई। फ्रेश होने के बाद वो कमरे में वापस आई तो शिफान हनूस सो रहा था। वो नमाज अदा करने के बाद धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करती नीचे चली गई। सबके उठने में वक्त था। अभी से भूख लगी थी तो अपने लिए कुछ हल्का फुल्का पकाने लगी थी। इसका इरादा कमरे में वापस जाने का नहीं था फिलहाल। नाश्ते का वक्त हुआ तो सभी आहिस्ता आहिस्ता खाने की मेज पर आने लगे। भाभी, आपकी तबीयत कैसी है अब? साहिबा और हान के साथ वहाँ दाखिल हुई तो जोहान साहिबा की तरफ देखती फिक्रमंदी से पूछने लगे, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी वीकनेस हो गई, अब ठीक है। इसकी फिक्र में मुस्कुराकर इसकी तसल्ली दे करती और हान के अपने लिए कुर्सी निकाल कर अपनी जगह संभाल गई। शुक्र है, वरना आपने तो एकदम डरा ही दिया था। वो उसके सामने जो उसका गिलास रखती बोली तो साहिबा प्यार भरी नजरों से इसे देखने लगी। तुम्हारी भाभी के कुछ पुर्जे ढीले ढीले हुए हैं बस। और हाँ, जूस गिलास में डालता इसके आगे रख कर बोला तो साहिबा से खुफकी से घूरने लगी, मत परेशान करो मेरी बच्ची को, पहले ही देखो कैसी पीली हो गई है। नाज बेगम साहिबा तो फिक्र से देखती और हान को दुपट कर बोली तो वो नफी में सर हिलाकर रह गया। ये तो नाइंसाफी है छोटी माँ, आप मेरे मुकाबिल साहिबा की तरफदारी कर रही है। वो मसनूई खुफी से इन्हें कहने लगा तो वो इसका कान पकड़ कर मरोड़ गई। इसकी कराह पर साहिबा और जवान दोनों ही दबा दबा हंस दी। बहुत नौटंकी आ गई है तुम्हें भाई, मैं तो हमेशा अपनी बेटी की ही साइड लिया करूंगी, तुमसे भी ज्यादा प्यारी हो गई है मुझे। वो साहिबा को प्यार से नहारती बोली तो जहाँ साहिबा खुशी से लाल हो गई थी और आन सर हिलाकर रह गया। जहान, बेटा शिफान नहीं आया अभी तक? और आन एक नज़र साहिबा पर डालता जहान से पूछने लगा था, पता नहीं लाला, मैं तो नाश्ता बना रहे थे, कमरे में ही होंगे। वो अपने आगे नाश्ता रखकर बैठी लापरवाही से बोली, तो ये आपका फर्ज बनता है ना जानना कि आपका शौहर कहाँ है। आपको इसके साथ ही नीचे आना चाहिए था। जाएं देखें जाकर, इसे कुछ चाहिए होगा, आपके अलावा किसे कहेगा? वो संजीदगी से लताड़ता बोला तो शर्मिंदगी की कमार जवान का चेहरा पूरी तरह प्लेट पर झुक गया था। मैं देखती हूँ जाके। वो अपनी जगह से उठती बोली, अलबत्ता सर झुका हुआ था। देखना ही नहीं, आइंदा इस बात पर अमल भी करना है, जाएं अब, शाबाश।
अब की दफ़ा वो थोड़ी नरमी से बोला तो वो महज सर हिला के वो कुर्सी पीछे करती वहाँ इस जगह से जाने ही लगी थी जब शिवान वहाँ दाखिल हुआ। इसने आकर सबसे मुश्तरका सलाम लिया और अपनी मखसूस कुर्सी खींचकर बैठ गया। ज़ुहान भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बेटा नाश्ता निकाल कर दो शोहर को। नाज बेगम की तनबीह आवाज़ पर वो लब भींच थी इसके लिए खाना निकालने लगी। रूमी को नहीं बुलाया? और के सवाल पर सबके चेहरे पर अफसरदगी छा गई। वो नहीं आएगी बेटा, इसका नाश्ता इसके कमरे में भिजवा देती हूँ। फिलहाल हमें इसे कुछ वक्त देना चाहिए। इसकी बात पर सब महज सर हिला गए थे। सब खामोशी से नाश्ता करने लगे। जिस साहिबा एकदम वहां से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ, सब ठीक है? और हाँ ने सबसे इसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर तफक्कुर से पूछा, जिस पर वो सर हिलाते बगैर एक लफ्ज भी बोले तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। और हाँ परेशान होता एकदम उठा। मैं देखता हूँ सबको कहता। वो खुद भी साहिबा के पीछे चला गया। या अल्लाह करम फरमा मेरे बच्चों पर। अपना न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। रुखसार बेगम मध्यम आवाज में बोली तो सब सारी ला गए। शिफान ने एक खामोश नजर लापरवाह बैठी जुबान पर डाली और अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ साहिबा बेहाल से बाथरूम से बाहर निकल रही थी। वो तेजी से इसकी तरफ लपका ऐसे थाम गई। क्या हो गया मेरी जान? वो अपने मजबूत हाथ से इसके चेहरे पर लगा पानी साफ करता नरमी से बोला तो वो एकदम इसके सीने से सर टकाती फूट फूट कर रोती। इसके रोने पर वो परेशान हो गया। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी सांसें बंद हो रही है। वो तड़प ही तो उठा था इसकी हालत पर। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। उसे बेड पर बिठाता अलमारी की तरफ बढ़ने लगा ताकि इसकी चादर ला सके, पर वो इसका हाथ थाम गई। अभी नहीं प्लीज, अभी मुझे बस रेस्ट करनी है। बोलते जाइए बोली तो वो कुछ सोचते सारी ला गया। ओके मैं बस अभी आ रहा हूँ, इसलिए कहते वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो कमरे में वापस आया तो इसके हाथ में जूस का गिलास था। ये पियो, अच्छा महसूस करोगी। हाय अल्लाह, एक तो ना इस कफ ने मेरी जान निकाल लिया। वो इसका गाल तब तपाकर बोला तो वो एक बेबस निगाह इस पर डाल के गिलास पकड़ती मुंह से लगा गई। वो खामोश नजरों से इसे देखेगा। इसने गिलास खाली करके पकड़ाया था और आन ने पकड़ कर साइड पर रखा और खुद इसके पास बैठ गया। साहिबा ने सर इसके कंधे पर टिकाया और नीम दराज हो गई, जबकि और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिस पर इसकी पुरसोच नजरें कहीं और ही जमी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ते के बाद वो कमरे में वापस आए तो शिफान तैयार होकर फिर से कहीं निकलने लगा। जब वो बेइख्तियारी से पुकार बैठी बाहर, एक लफ्जी जवाब देता वो गाड़ी की चाबी उठाने लगा। मुझे भी नजर आ रहा है इतना बड़ ठन कर बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये है किस खास काम से जा रहे हैं इतनी जल्दी, इतनी तैयारी के बाद? इसके तीखे लहजे में पूछे गए सवाल पर शिफान ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर एक कदम चलकर इसकी तरफ आया। किसी बहुत खास से मिलने? उम्मीद है अब तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी। तो क्या मुझे यहाँ से तशरीफ ले जाने की इजाज़त है? सद लहजे में पूछता वो इस पर से नजरें हटा गया तो इसके सर्द अंदाज पर जोहान का दिल करा कर लाने लगा। जाइए, आपको भला मेरी इजाज़त कब से दरकार होने लगी? शिकवा को नज़रों से इसे देखती वो वहाँ से हट गई। इसे पूरा यकीन था कि शिवान इसके पीछे आकर इसे मनाएगा, पर इसे इस वक्त शदीद रोना आया जब दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा साए साए कर रहा था। इसकी इस कदर बेतबारी बेअतनाई पर वो जब्त खोती चेहरा हाथों में छुपा कर बुरी तरह रोती। वो सुर नज़रों से सामने मौजूद लड़की को देख रहा था। क्यों बुलाया है मुझे? इसे सख्त नज़रों से देखता बोला तो वो उठलाकर हंस दी। पता नहीं उठकर हंस दिया क्या था, खिलखिलाकर हंस दी। देख लो मेरे प्यार की ताकत, मेरी एक पुकार पर तुम कटी दौड़ की माने चले आए। वो अपनी जगह से उठते कदम बढ़ाते इसकी तरफ आने लगी। क्या चाहती हो? स्पॉट अंदाज में सवाल पूछा गया था तुम्हें। वो लहजे को बोझल बनाती बोली, क्या हासिल करना चाहती हो? जब्त करते दोबारा सवाल दोहराया। तुम्हारी चाहत। दिल बराना लहजे में बोलते इसके चेहरे को अपनी शहादत की उंगली से चूने लगी तो वो इसका हाथ झटक गया। तुम्हारी खसलत क्या है? मैं अच्छे से जानता हूँ ये बात है, सबका मकसद क्या है वो बताओ। इसके तल्ख अंदाज पर वो खजालत से सुर्ख पड़ गई, पर यह एहसास पल भर के लिए था बस। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खुद को भरपूर तरीके से मेरे हवाले कर दो, वरना वो बात अधूरी छोड़ती अपने गाल पर झूलती लाटर उंगलियों पर लपेट की। वरना वो उसकी औकात जानना चाह रहा था। वरना तुम्हारी प्यारी बीवी तक बस ये वीडियो पहुंच जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं। इसने तमस्कुर से कहते मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली चलाते एक वीडियो चला दी, इसके सामने की तो इसकी सुर्ख आंखें पल के लिए साकित हो गई थी। साहिबा की तबीयत फिर से बिगड़ गई तो नाज बेगम इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई। तो जुहान रुमैसा के कमरे की तरफ बढ़ गई। क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? इसकी आवाज़ पर उम्मी चौंक उठी। फिर सर हिला के जुहान आकर इसके पास बैठ गई। मुझसे भी नाराज़ हो क्या? वो रूमी का हाथ अपने हाथों में थाम कर इंतजार करने लगी तो रूमी तलखी से हंस दी। नाराज़? और मैं भला कौन होती तुमसे या किसी से नाराज़ होने वाली? इसके बाद पर जुहान बेबस सांस खारिज करके रह गई। मैं जानती हूँ तुम सबसे नाराज़ हो, पर यकीन करो तुम्हारे जाने के बाद कोई भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा।
बल्कि तुम्हें ढूंढने की भरपूर कोशिश। इसकी बात पूरी होने से पहले ही रुमैसा अपना हाथ इसके हाथ से निकालती हाथ उठाकर इसे खामोश करवा गई। मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है किसने किस हद तक कोशिश की। सबने सोचा होगा कि अल्लाह अल्लाह करके गंदी लड़की से जान छूट रही है तो क्यों ना शुक्र मनाया जाए। बगैर किसी कोशिश के ही भला सर से टल गई। इसके इस कदर तल्ख अंदाज और अल्फाज पर जोहान की आंखों में नमी चमक उठी थी। तुम प्लीज जा सकती हो यहाँ से, मुझे सोना है कुछ देर, वो दो टोक लहजे में बोली तो जोहान सुर्ख चेहरा लिए वहां से निकलती चली गई। इसके जाने के बाद रूमी बेड पर गिरती चेहरा तकिए में छुपाती कब के रोके हुए आंसू बहाने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजा फिर से नॉक हुआ। जी बीबी जी, शिफान साहब कह रहे हैं कि आप चादर ओढ़ कर आ जाएं, अभी जाना है हॉस्पिटल। मुलाजमे से कहती अलमारी से अपनी चादर निकाल कर इसे पकड़ा गई। रूमी गहरा सांस भरती चेहरा साफ करके चादर ओढ़ने लगी। कल रात शिफान 2 घंटे इसके पास बैठा रहा और इसके साथ भरपूर दिमाग खपाई करने के बाद इसे आंखों के चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजी कर चुका था। चादर ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकल गई। वो हवेली वापसी पर सबसे पहले माँ के कमरे में इनकी खैरियत मालूम करने गया तो पता चला साहिबा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो नाज के साथ हॉस्पिटल गई थी। वो परेशानी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो साहिबा को शीशे के आगे खड़े पाया। वो तेज कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा, उसे कंधे से थाम गया। कैसी हो? माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे कॉल कर लेती तुम। तफक्कुर से कहता है वो उसके चेहरे पर झूलती आवारा लटकों कान के पीछे उड़ेसने लगा। मैं ठीक हूँ अब। वो नजरें झुकाकर बोली तो और उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर उठा गया। इसकी इस तरह नजरें चुराने का मकसद, वो इसे अपने मुकाबिल करता है इसकी आंखों में झांक कर पूछने लगा। नहीं तो? वो कन्नी कतरा गई थी। डॉक्टर ने कहा था तबीयत क्यों ऐसे खराब हुई तुम्हारी? डॉक्टर ने क्या कहा? तबीयत क्यों ऐसे खराब होगी तुम्हारी? उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर पूछने लगा। साहिबा ने इसकी आंखों में देखा जहां मौजूद इसकी दाद के लिए तफक्कुर वाज़ेह थी। इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट झलक उठी। फिर इसके लब धीरे से हिलने लगे। आई एम प्रेग्नेंट, आप बाबा बनने वाले हैं। शर्मा कर कहती वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। जो हैरत और बेयकीनी से जहाँ का था वहाँ खड़ा रह गया। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुशी कि अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती। हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। अब आप कैसा महसूस कर? इसकी कमीज़ के बटनों से खेलती वो शर्मगीन आवाज़ में से मुखातिब थी जब वो उसकी बात काट गया। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इसकी रूह फरस अल्फाज कानों में पड़ते ही वो एक झटके से इससे दूर हुई। ये क्या कह रहे हैं आप? इस कदर घटिया मजाक किस तरह कर सकते हैं मेरे साथ आप? इसकी आंखों के साथ साथ आवाज़ में भी बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मैं ना ही मजाक कर रहा हूँ और ना ही कोई बकवास। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बस तुम कल ही सुबह हॉस्पिटल जा रहे हो। हम कल सुबह हॉस्पिटल जा रहे हैं, ओके? अपनी बात मुकम्मल करता हुआ उसके गाल पर हाथ रख गया जबकि वो एक झटके से इसका हाथ हटा गया। इसकी हरकत पर वो जब्त करके रह गया। आप इस वक्त एक वहशी बन चुके हैं पर मैं डायन बनकर अपनी औलाद को नहीं निकल सकती। इसे 2 कदम के फासले पर होती वो उंगली उठाकर इसे तनबिया करने लगी। हरी आंखों से मुसलसल आंसू बहते चले जा रहे थे। वो उसकी कमर में हाथ डालकर इसे एक झटके से अपने साथ लगा गया। वो भरपूर इजाजत करती इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी पर वो इसे मजीद खुद में जकड़ गया। फिर तो ठीक है, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए आज की रात है। बस अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो। तुम्हें अपना शोहर चाहिए फिर औलाद? तुम दोनों में से किसी एक को मुंतखब करने का हक रखती हो। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है और मैं अपने कौल और इरादों का कितना पक्का हूँ ये तुमसे अच्छा कौन जानता? तुमसे अच्छा कौन जान सकता है? वो बेयकीनी से इसकी सुर्ख होती आंखों में देखने लगी तो वो झुककर इसकी आंखों पर अपना लम्ब छोड़ता इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता कमरे से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद वो बेदम सी बेड पर गिर गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स इस पर जान उठाता है इतनी आसानी से इसकी जान निकाल चुका था। इसके मुंह से निकला एक अल्फाज इस नाजुक सी लड़की की रूह को लहूलुहान कर चुका था। इसका हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया और फिर वहां मौजूद नन्ही सी जान के एहसास को महसूस करती वो फूट फूट कर रोती। कब तक ऐसे चलेगा? वो जो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप रखे बैठा था जुहान के सवाल पर सर उठाकर देखने लगा जो उसके सामने खड़ी महवरे सवाल थी। ऐसा कैसा? इस पर एक नज़र डालकर फिर से अपने साहब का काम में मशगूल हो गया। आखिर मेरा मकसद क्या है? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं आप? एक कमरे में मौजूद होते हम दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं इतने दिन। इसकी खामोशी और सद अंदाज महसूस करती वो आखिर आज वो आखिर आज फट पड़ी थी। तुम्हारे दिमाग का फतूर है बस। इसकी बात पर कान धरे बगैर वो अपने काम में मसरूफ रहा। छोड़ें इसे और मेरी बात का जवाब दें। लैपटॉप इसके हाथ से पकड़कर एकदम बंद करके साइड पर रखते हुए उसके गुस्से को हवा देगी। पागल हो तुम? ये क्या बचकाना हरकत है? नजर नहीं आ रहा कि काम कर रहा हूँ मैं? तैश में कहता वो उसे सहमने पर मजबूर करके। जोहान ने कहाँ देखा था इसका ये अंदाज कभी? इसकी आंखें पानी से लबालब भर की। इसे यूं ही छोड़ती वो टेरेस का दरवाजा खोलती वहां बंद होगी। शट शिट।
गुस्से से वो हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर मार गया। वो काफ़ी देर सर हाथों में गिराए वहीं बैठा रहा। जब 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी वो कमरे में ना आए तो शिफान इसके पीछे गया। हस्बे तवक्को वो ज़मीन पर बैठी घुटनों में मुँह दिए रो रही थी। कैटी, इसकी प्यार भरी पुकार पर वो एकदम स्टिल हो गई। अलबत्ता सर न उठाया। आई एम सॉरी, वो फिर से बोला पर जवाब ना दे। वो उसके साथ ही फर्श पर बैठ कर उसके कंधे के गिर्द एक बाजू फैलाता है, इसे दूसरे हाथ से इसका चेहरा उठा गया। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही शिफान लब खींच के दिल ही दिल में जी भर के खुद को मलामत किया। सुर्ख चेहरा, नम आंखें, भीगी पलके, लाल पड़ता नाक और थरथराते लब। क्या हाल बना लिया था इसने अपना। मैं परेशान था थोड़ा सा बस यार, इसीलिए। माथे पर बिखरे बाल एक हाथ से समेटा वो उलझे हुए लहजे में बोला था। क्या परेशानी है? इतने दिन से पूछ रही हूँ, आप कम से कम मुझसे शेयर तो करें। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, तो फिर मुझसे कैसा पर्देदारी? वो शिकवकुन लहजे में बोली तो शिफान मजीद शर्मिंदा होकर रह गया। अच्छा, अब कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो सच में अपने दोनों कान पकड़ता बोला तो इसकी शक्ल देख के वो बेसाख्ता हंस दी। चोर बहुत फनी लग रहे हैं आप। इसके हाथ पकड़ के कान से हटाती वो हंसती हुई बोली। वो एकदम इसकी कमर में बाजू डालता इसे खुद में भींच के अपने वजूद पर इसकी सख्त गिरफ्त और अपनी गर्दन पर इसके गर्म नरम सांसों की तपिश महसूस करती। जुहान बुखला आगे, बहुत ज़रूरी हो मेरे लिए तुम। तुम्हारा वजूद तुम्हारी हर पेशानी से आज़ाद कर देता है, बस मेरे करीब रहा करो। इसके कान में सरगोशी करता हुआ इसके वजूद को हल्का फुल्का कर गया। वो सरशार से अपने कानों में होती मीठी सरगोशी को सुनने लगी। पिछले चंद दिन बहुत बेजार और उदास से गुजरे थे। इन दोनों में हुई तल्ख कलामी के बाद दोनों ही कतई कलाम कर चुके थे। आज सुबह से इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर से निकली ही ना थी। नाश्ता भी जुहान से कमरे में मंगवा लिया पर कुछ खाया नहीं गया, तो ट्रे वैसे ही नीचे वापस भेज दी। लाउंज में बैठे और हान ने खामोश नज़रों से यह सब देखा था। कुछ देर पहले वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो निढाल से बाथरूम से बाहर आई थी। चेहरा सता हुआ था, पीली पड़ती रंगत तबीयत खराबी की गवाही दे रही थी। और हान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक नज़र देखने के बाद वो रुख मोड़ गई। और हान ने बहुत ज़ब्त से इसकी यह हरकत बर्दाश्त की थी। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा साहिबा के नज़रअंदाज करने पर आता था। यह हरकत नाकाबिले बर्दाश्त थी इसके लिए। इसे नज़रअंदाज करती वो बेड की तरफ बढ़ने लगी, जब बीच रास्ते में उसके बाजू से थाम कर हो गया। साहिबा ने सवाल या नज़रों से इसे देखा। नाश्ता क्यों नहीं किया? दिल क्यों नहीं किया? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ है तबीयत को? वो जो भी हुआ है आपको इससे क्या मतलब? आप भूल गई हो तो याद करवा दो कि तुम्हारे सारे मतलब और हान ब्लाउज से ही वाबस्ता हैं। याद करवाने का शुक्रिया। पीछे हटे, मुझे रेस्ट करना है। किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? किस अंदाज में कर रही हूँ आप ही बता दें, क्योंकि अपनी तरफ से तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में नॉर्मल सी बात ही कर रही हूँ। साहिबा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, मज़ीद इजाफा मत करो इसमें, वरना पागल हो जाऊँगा मैं। मेरी मेरी ऐसी कोई मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ तो रहान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रानी खाने की ट्रे लिए खड़ी थी, जिसका रहान हुक्म देकर आया था। ट्रे थाम कर रहान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में साहिबा बेड पर लेटती आंखों पर बाजू रख चुकी थी। उठकर बैठो, खाना खाकर दवाई लो, फिर सो जाना, इसे हुक्म देता इसके सर पे खड़ा हो गया था। मैं वाज़े बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं खाना। आपको तकाफ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगी। बाजू हटाकर इसे जवाब देती वो फिर से बाजू आंखों पर रख गई थी। ये इसकी बदलती तबीयत का ही असर था जो इस वक्त इस तरह बात करी थी और से, वरना साहिबा तो ऐसी बात ना करती थी। वो इसकी तरफ इसकी कोई भी बात सुने बगैर अगले लम्हे से कंधे से पकड़ कर बेड पर बिठा गया। इसके सामने बैठा वो सूप की प्याले से चम्मच भरता है इसके लबों के करीब ले गया। मुंह खोलो और कोई बहस मत करना, वरना सच में कुछ कर बैठूंगा मैं। तुम नहीं जानती मेरे दिमाग किस कदर तपा हुआ है अभी। इसके अटल अंदाज पर वो एक दफ़ा ना चाहते हुए भी मुंह खोल गई तो वैसे सूप पिलाने लगा। दवाई खाई है? कहाँ है तुम्हारी? सूप खत्म होने के बाद बर्तन साइड पर रखते इसे साहिबा से पूछा तो वह साइड डार की तरफ इशारा करके और आने दवाई निकाल कर इसके हाथ पर रखी और पानी का गिलास इसके दूसरे हाथ में पकड़ा। इसकी सुर्ख आंखों को गौर से देखती वो दवाई निकल गई और ने इसके हाथ से गिलास पकड़ा और ट्रे में रखकर ट्रे उठाता कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद साहिबा की आंखों से गर्म सियाल बहने लगा तो वो चुपचाप आंखें बंद करके वो जब से हॉस्पिटल से वापस आई गुमसुम सी थी। इसकी आंखों का ऑपरेशन था 15 दिन बाद। शिफान ने लंदन के मशहूर हॉस्पिटल बात कर रखी थी। जैसे ही डोनर मिला तो डॉक्टर ने रुमैसा के ऑपरेशन का पैगाम दे दिया। साहिबा ने इनकार करना चाहा तो जाने क्यों अल्फाज हलक में ही दम तोड़ के। क्या वो वाकई पूरी ज़िंदगी दूसरों के सहारे पर रहती, अपनों की शक्ल देखने को तरसती? नहीं, अगर अल्लाह मौका दे ही रहा था तो क्यों ना शुक्र करती। यार, ये वो तो नहीं दे रहा, फाइक चौधरी तो नहीं इसको आंखें दे रहा? मुझे लग रहा है
साहिबा दोनों हाथों में सर गिराए बेड पे बैठी थी। 3 दिन से अरहान और इसकी बोलचाल बंद थी। किसी एक ने भी दूसरे को बुलाना गवारा नहीं किया था। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर इसने सर उठाकर नहीं देखा था। आने वाले के कदम की चाह को इसका पता दे चुकी थी और वो आकर इसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उठ के रेडी हो जाओ, डॉक्टर के पास चल रहे हैं हम। इसके बाद पर साहिबा सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगी। क्यों? डॉक्टर के पास किस लिए जाना है? मैं परसों अपना चेकअप करवा कर आई थी। इसकी बात पर अरहान लंबीच गया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें किस मकसद के लिए लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। इसके तासुरात हद से ज़्यादा सर थे। नहीं, मैं नहीं जानती, आप बता दें। जानते बूझते वो इसका ज़ब्त आज़माती, क्योंकि मुझे बहुत दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि पहले ही तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमें जल्द से जल्द ये सब खत्म करना है। दांत पीस कर कहता वो इसके सामने से हटने लगा। जब वो अपनी जगह से उठी, उसकी मजबूत कलाई अपने नाजुक हाथ में थाम गई। क्या खत्म करना है हमारी औलाद को? साफ अल्फाजों में कहे ना। तल्ख लहजे में कहती वो रेहान के समातों को लहूलुहान करने के दर पे थी। हमारी नहीं, बल्कि मेरी औलाद को ख़त्म करना चाहते हैं आप। इसकी इस बात पर वो अपनी कलाई छुड़वाते से कंधे से दबोच गया। क्या मेरी लगा रखा है? पीछे से लेकर आई थी क्या? नहीं ना, तो फिर मुंह बंद रखो। तुर्श लहजे में कहता वो साहिबा की आंखें भिगा गया। किस कदर जालिम है आप! अपनी औलाद को अपने हाथों से ख़त्म करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ये शक है कि मेरा किरदार ख़राब है और ये बच्चा किसी और। इसके जुमले मुकम्मल होने से पहले ईरान का भारी हाथ इसके मुंह पर छाप छोड़ गया था। अपने गाल पर हाथ रखती वो बड़ी बड़ी नज़रों से ईरान को देख रही थी। ईरान ने इसे थप्पड़ मारा था, इसके सरदार ने। वो बेयकीन खड़ी थी जब वो ईसा कंधों से पकड़कर झंझोड़ गया। तुम पागल हो गए, जानती भी हो क्या बकवास की है तुमने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, मुझे इस कदर बेगैरत समझ लिया है तुमने। क्या बोलो? वो जख्मी शेर की तरह चीखा था। इसकी धार पर साहिबा खौफ से कँपने लगी। तुम मेरी शक्ल देखने को भी तरसोगी अब? घबरा कर कहता वो उसे एक झटके से छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जाते वक्त कमरे का दरवाज़ा जोरदार तरीके से बंद करके गया। साहिबा की टांगों ने खड़े रहने से इनकार किया तो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। गाल पर होती जलन और अपने बोले अल्फाज याद करती वो चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रोती। इसके अल्फाज इसे शदीद पशमा कर रहे थे, पर वो गुस्से में अंधी हो गई थी, पागल हो गई थी। इसलिए तो गुस्से को किया गया है हमारे इस्लाम ने, क्योंकि गुस्से में इंसान सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ खो देता है। गुस्सा इंसान के हवासों पर सवार होकर इसकी सुध-बुध ख़त्म कर देता है। इसे अपनी कम अकली का अच्छे से एहसास था और हाँ ने इसे थप्पड़ मारा था। पहली दफ़ा इस पर हाथ उठाया था, पर वो इस बात पर खफा नहीं थी। इसे अब इस हरकत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे अल्फाज उसने खुद से इस्तेमाल किए हैं, इस पर वो ऐसे ही थप्पड़ की हकदार थी। मर्द की गैरत पर चोट करना इसे जलते तवे पर बिठा देने के मुतरादिफ होता है। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता था कि इसकी वाबस्ता औरत का नाम किसी और मर्द के साथ जुड़े, जबकि साहिबा ने तो हद ही कर दी थी। आज इसे समझ नहीं आ रही थी कि किससे अपना गम बांटे। माँ की कमी आज शिद्दत से महसूस हुई थी। जब कुछ ना समझ आए तो वहाँ से उठती रुखसार बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक हुआ तो उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला तो सामने साहिबा को देखकर रुखसार बेगम भरपूर हैरान हुई, क्योंकि वो बहुत कम ही इनके कमरे में आती थी, पर इसकी हालत देखकर इन्हें सही मायनों में तशवीश हुई। मुलगजा लिबास, बिखरे बाल, लाल आंखें, सता हुआ चेहरा। इनका दिल बेसाख्ता नरम पड़ा था। इसके लिए वो बेड पर उठ बैठी। क्या हुआ साहिबा, सब ठीक है ना? शायद पहली बार उन्होंने इस कदर नरमी से साहिबा से बात की थी। साहिबा शिकस्ता कदम उठाती इनकी तरफ बढ़ी और ज़मीन पर बैठती, अपना सर इनकी गोद में रखती बच्चों की तरह रोने लगी। रुखसार बेगम का दिल अनजाने खदशात के तहत लहर उठा। साहिबा तो मुझे परेशान कर रही हो अब। और कहाँ है? वो ठीक तो है ना? इनकी तशवीश पर वो सर हिला गई। तो फिर क्या हुआ है? कि क्या हालत बना रखी है तुमने? और हान कहाँ है? इसका सर उठाती वो इसके सतह चेहरे को देखती पूछने लगी। मेरा मतलब आप दादी बनने वाली हैं? वो रोने के दौरान वक्फे से बोली तो रुखसार बेगम चौंक उठी। अगले ही लम्हे खुशी से इनका चेहरा तिमतिमा उठा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इस खबर को पर रो रही हो। उसके पूछने पर वो संफी में सर हिला गई। और हान पे ये बच्चा नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ। बात मुकम्मल करती वो फिर से रोती, जबकि इनकी बात सुनकर रुखसार बेगम तब उठी। क्या बकवास है ये? दिमाग ख़राब हो गया कि इसका? अपने ही वारिस को ख़त्म करने की बात कर रहा है। इसको आने दो, मैं इसकी खबर लूँगी। तुम उठो यहाँ से, शाबाश, ऊपर जाओ, ऊपर आकर बैठो, तबीयत ख़राब करवा लोगी अपनी ऐसे। प्यार से इसका सर सहलाती हुए उसे बेड पर बुला गई। साहिबा चुपचाप इनके साथ बैठकर अपना सर इनकी गोद में रख गई। मेरी माँ नहीं है, मैंने कभी इनका लम्हा भी महसूस नहीं किया। मैंने अपने दुख कभी किसी से नहीं बांटे, पर यह दुख बहुत बड़ा है। मैं अकेले इसका बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। आज पता चला कि माँ का गोश्त किस कदर पुरसकून होता है। धीमी आवाज़ में वो बोलती वो तीखी तीखी आंखें बंद कर गई। थकी थकी आंखें बंद करके रुखसार बेगम इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। इसकी हालत देखकर इनका दिल
सेज किया। वो बहुत नरम दिल खातून थी, पर अफगन की मौत ने इन्हें हद दर्जा तल कर दिया था। पर इसकी ये हालत देखकर इनका दिल खुद ब खुद नरम पड़ गया। साहिबा के लिए सब भूल जाओ, दिमाग को पुरसुकून रखो और सो जाओ कुछ देर। तुम्हारी आंखें देख कर लग रहा है जैसे अरसे से नहीं सोई। वो धीरे धीरे इसके बाल सहलाने लगी, जबकि साहिबा आंखें बंद कर गई। वो जिस वक्त उठी कमरे में बिल्कुल अकेली थी। रुखसार बेगम शायद बाहर थी, कमरे की लाइट भी बंद थी, सिर्फ साइड टेबल का लैंप जल रहा था। हाथों से बाल संवार कर वो फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर निकल आई। जोहान, नाज और साहिर रुखसार बेगम लाउंज में बैठे थे। खिलाफ तवक्को रूमी भी वहीं बैठी थी, पर इसके लब खामोश थे। माँ, मुझे अम्मी अबू की कब्र पर जाना है, प्लीज़ किसी को भेज दें साथ। वो रुखसार बेगम के पास जाकर बोली, ठीक है, चादर ले आओ, मैं ड्राइवर को कहती हूँ ले जाएगा तुम्हें। जोहान, बेटा जाओ, भाभी के लिए जूस लेकर आओ, जूस पी के जाएगी ये। रुखसार बेगम की बात पर जोहान सारी लाते किचन की तरफ चले गई, जबकि साहिबा चादर लेने अपने कमरे की तरफ। वो चादर लेकर बाहर आए थे, तब तक जोहान भी जूस लेकर आ गई थी, जिसे साहिबा एक ही सांस में खत्म करते बाहर की तरफ कदम बढ़ा उठी, जहाँ ड्राइवर गाड़ी तैयार किए खड़ा था। गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर रुकी तो साहिबा की आंखें नम होकर अपने माँ बाप की कब्र के पास पहुंचकर वो हाथ उठाती दुआ मांगने लगी। वो आंखें बन के शोको खुशबू से दुआ मांग रही थी, जब पीछे से किसी ने इसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल रख दिया। वो लाख झटपटाई, पर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। धीरे धीरे वो होशो हवा से बेगाना होती चली गई। ड्राइवर काफ़ी देर बाहर खड़ा इसका इंतजार करता रहा, पर जब काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी वो बाहर ना आई, तो वो खुद अंदर की तरफ बढ़ गया, जहाँ वीराने ने इसका इस्तकबाल किया। वो आगे पीछे होता इसे ढूंढने लगा, पर इससे ना मिलना था और वो ना मिली थी। 15 मिनट इसे ढूंढने के बाद वो खाली हाथ हवेली की तरफ चल दिया। तुम्हें छोटा सा काम दिया था, जिसके मुंह मांगे पैसे तुम्हें पहले ही दे दिए गए थे, फिर अब तक मेरा काम कैसे नहीं हुआ? कॉल पर मौजूद इंसान गुस्से में चीखा था। इसने बेजारी से फोन कान से थोड़ा दूर हटाया। तुम्हारे आदमी ने किस कदर बड़ी वीडियो एडिट करके दी है, बुरी वीडियो एडिट करके दी है। वो पहली ही नज़र में इसे फेक साबित कर गया था। निकम्मे, तुम्हारे आदमी है इसीलिए इल्ज़ाम इल्ज़ाम तुम्हारे आदमी है इसीलिए इल्ज़ाम पर मुझ पर न डालो। निकम्मे, तुम्हारे आदमी हैं इसलिए इल्ज़ाम मुझ पर मत डालो। वो भी बगैर कोई लिहाज के तड़क कर बोली, तुम किसी काम की नहीं लैला। करख्त आवाज़ में फिर से चीखा था। अगर काम की नहीं तो फिर क्यों मुझसे ये काम करवाया? अच्छा भला मैं अपने तरीके से शिफान को फिर से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती, पर तुम्हारे बकवास प्लान ने सब खराब कर दे। धमकी दी है इसने मुझे कि अब इसने ऐसा इसके खानदान के करीब दिखाई भी दी तो मेरी बोटियां करके कुत्तों के आगे डाल देगा। गुस्से से इसका चेहरा तप उठा। तुम भूल रही हो कि जब अपने दूसरे यार से धोखा खाने के बाद पाकिस्तान लौटी थी तो कंगाल से फिर रही थी, तो मैंने ही तुम्हें सहारा दिया था, पर तुमने मेरा एक काम भी ढंग से नहीं किया। पहले साहबा को अपनी बातों में ना फंसा सकी, अब शिफान को भी नहीं। मुकाबिल वजूद का बस नहीं जा रहा था कि इस पर टूट पड़े। तुमने तो कहा था कि साहिबा बेवकूफ़ सी है, अगर अच्छी खासी शातिर है वो लड़की अपने शौहर पर लगा इल्ज़ाम बर्दाश्त ना किया, बल्कि मेरी दुर्गत डाली। अजीब साइको खानदान है। इससे आज फिर से साहिबा के हाथों हुई अपनी बेइज्जती याद है। तुम मेरे पैसे वापस करने का सोचो, क्योंकि तुम मेरे किसी काम के नहीं। तुम बाहर में जाओ। वो इसे सुनाता खटाक से कॉल बंद कर गया। सिटिया गया है साला, देखती हूँ कैसे पैसे वसूल करता है मुझसे। हूँ गुस्से से कहती वो किसी और को कॉल मिला के साहिबा के अगवा की खबर वो जहाँ लेकर आई थी। और हान को जैसे ही पता चला वो गाड़ी उड़ाता वहां आया और खड़ा चीख रहा था, तुम कहाँ मरे हुए थे जो तुम्हारी मौजूदगी में कोई मेरी बीवी को उठाकर ले गया और आन बलोच की बीवी को ले गया? वो ड्राइवर पे चीख रहा था, सरदार मैं तो बाहर कर था, मैंने किसी को वहां आते जाते नहीं देखा, शायद कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे से कोई। वो आगे बात अधूरी छोड़ गया। बाहर खड़े होकर किस चीज की चौकीदारी करते? जब तक वो अंदर थी तो तुम्हें भी अंदर जाना चाहिए था ना साथ? वो सुर्ख आंखों से इसे निकलने के दर पे था। और माँ, आप क्यों इस हालत में से कब्रिस्तान जाने दिया, वो भी अकेले? वो वहां खड़ी आंसू बहाती रुखसार बेगम की तरफ बढ़ा। बेटा, वो बहुत रो रही थी, अपने माँ बाप को याद कर रही थी, तो मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। बच्ची का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगा, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं इसे कभी ना जाने देती। रुखसार बेगम खुद भी आंसू बहा रही थी। रुखसार बेगम ने शुरू से ही साहिबा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। जब अगन का कत्ल हुआ तो वो इन्हें पता चला कि साहिबा के होने वाले शोहर ने इसका कत्ल किया था। वो बहुत रोई पीटी थी अपने लाडले बेटे की वफात पर, जिस बेदर्दी से इसे मारा गया था। वो एक माँ होकर कैसे बर्दाश्त करती, कितना तड़पी थी वो अपने बेटे की जुदाई में। फिर जब साहिबा को पानी में लेकर आया गया था वो भी पड़ उठी थी। इसकी नज़र में वो भी गुनहगार थी इनके बेटे की। इसकी सूरत देखकर इन्हें अपने अफगन की याद आती थी, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया गया था, याद आ जाता था। वो साहिबा को अपने नकाब का निशाना बनाती, पर ये सब ज़्यादा देर चलने से पहले ओरहान को इस सब का अंदाज़ा हो गया और वह एलानी तौर पर दो टोक अंदाज में सबको बावर करवा गया कि साहिबा इसकी बीवी की हैसियत रखती है और सबके लिए ओरहान की तरह ही मुकद्दम है। रुखसार बेगम ने अपने कदम पीछे उठाए, और पर अपने दिल
نہ صاحبہ کی طرف سے صاف کر سکی۔ پھر جوہان کی شادی پر جس طرح صاحبہ نے بڑی بہو ہوتے ہوئے پورے گھر اور ہر چیز کو مینج کیا، اس پر رخسار بیگم کی نظروں میں اس کا امیج تھوڑا بدل گیا۔ اور پھر جب رومی کے اغوا کے بعد اس نے اپنے ہر شخص کو اور پورے گھر کو سنبھالا، اس کا حوصلہ ان سب کا حوصلہ باندھا، رخسار بیگم کا دل اس کے لیے نرم پڑا تھا۔ پھر جب انہوں نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے سب سوچا تو انہیں صاحبہ کا قصور کہیں نظر نہ آیا۔ اب تو وہ گھر کو وارث دینے والی تھی، رخسار بیگم کو وہ عزیز کیوں نہ ہوتی۔ ان کے دل میں موجود ساری ثقافت ڈھل گئی تھی۔ اس کی طرح چیخے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا جس سے ہم بھابھی کو بحفاظت بچا سکیں۔ شفان کی بات پر وہ لب کھینچتا ساری لا کے ایک انسان ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ شفان کی بات پر فرحان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ آپ اچھے سے جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر فرحان چونک اٹھا، پھر ایک دم موبائل جیب سے نکالتا ایک نمبر ملانے لگا۔ تیسری بار پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں پر ہو؟ مدد چاہیے تمہاری، ایک مسئلہ ہو گیا۔ چھوڑتے ہی وہ بولا، کیسا مسئلہ؟ مقابل نے پوچھا تو فرحان ساری بات بتا گیا۔ میں جانتا ہوں کس کا کام ہو سکتا ہے، مجھے 100% نہیں 101% یقین ہے، موٹر لہجے میں بولا۔ کون کر سکتا ہے ایسی؟ جلدی بتاؤ۔ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔ انور چودھری۔ یہ نام سنتے ہی فرحان کے تاثر پتریلے ہو گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ کسی خدشے کے تحت وہ یقین دہانی کرنے لگا۔ ہاں بالکل ایسے یقین جیسا اپنے بدبخت ہونے پر ہے۔ مقابل کی بات پر فرحان آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی صحیح سلامت واپس لانے دو، تمہارا بخت سیٹ کرتا ہوں۔ پھر تڑک کر کہتا وہ کال بند کر گیا۔ تبھی موبائل کی بیپ سنائی دی اور فرحان نے دیکھا اسے ایک ایڈریس سینڈ کیا گیا تھا۔ چلو چلیں، وقت نہیں ہمارے پاس۔ شفان کو ساتھ لیتا وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، کوئی اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو چند پل سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ نظر جب سامنے اپنے بندھے ہاتھ پاؤں پر پڑی تو دماغ بیدار ہونا شروع ہوا۔ اونچا مہارانی کتنی نیندیں پوری کرے گی؟ مانوس مگر کرخت آواز پر وہ جھٹکے سے سر موڑ کر دیکھنے لگی جہاں اس کا جان سے عزیز ماموں کھڑا تھا۔ ماموں؟ اس کے لب سے الفاظ پڑ کر آزاد ہوئے۔ آپ نے مجھے اغوا کروایا ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ بچپن سے لاڈ اٹھانے والے ماموں ایسا کر سکتا تھا، اس بات پر وہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ ہاں میں نے کروایا ہے۔ اس کی بات پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیوں ماموں؟ آپ تو بچپن سے مجھ سے بہت پیار۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ انور کا منہ بند کر گیا تھا۔ انور اس کا منہ بند کر گیا تھا؟ پیار؟ وہ تو ایک ڈھکوسلا تھا۔ سوچا تھا تجھے پیار سے بہلا پھسلا کر تیری جائیداد اپنے نام کروا لوں گا۔ میری ماں نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، جو آدھی زمین تیری بدبخت ماں کے نام کرتی، جس سے ہتھیار لیتا، پر وہ وقت سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہوگی۔ اور تو؟ صاحبہ کنگسی سے سن رہی تھی۔ سوچا تجھ سے فائی کی شادی کرا کر آسانی سے سب کچھ کر لوں گا، پر میرا سکہ ہی کھوٹا نکلا۔ تجھے لے اڑا تیرا وہ عاشق۔ اب یہی آخری راستہ بچا ہے اپنی جائیداد واپس لینے کا۔ چل پکڑ یہ پیپرز اور سائن کر ان پر۔ تنفر سے کہتا وہ پیپرز اس کی گود میں پھینک کر اس کا ہاتھ کھولنے لگا۔ آپ مجھ سے ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ کہہ دیتے ماموں، ایک لفظ بولے بغیر اپنا سب کچھ آپ کو دے دیتی، پر آپ۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ کرسی سمیت نیچے جا گری۔ اپنا سب کچھ دے دے گی مجھے؟ میرا ہے سب کچھ جو بھی ہے تیرے پاس، سمجھی؟ سر زور سے زمین پر لگنے سے وہ حواس کھوتی بے جان ہو گئی۔ مزید لٹک گیا کام۔ مہارانی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہو اب۔ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ تن فن کرتی ڈیرے پر داخل ہوئی۔ کدھر ہے انور چودھری؟ ڈیرے پر داخل ہوئے۔ کدھر ہے انور چودھری؟ اس نے روب سے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا۔ اندر ہے وہ، جواب دیتا وہ اپنے صاحب کا کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اندر آئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، ہاتھ میں سوری لڑکی ہے یہ، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اس کے کش لے رہا تھا۔ تم نے میرا پاسپورٹ کیوں واپس کیوں نہیں بھیجا؟ کہاں ہے میرا پاسپورٹ؟ مجھے ابھی کے ابھی چاہیے، بدتمیزی سے کہتی وہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے پیسے واپس کر اور اپنا پاسپورٹ لے جا۔ اس کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ دیکھو میں نے اپنی کوشش کی تو ہے نا، اگر کام نہیں ہو سکا تو میرا کیا قصور، مجھے میرا پاسپورٹ واپس کر دو۔ اس کے تیور دیکھتے ہی وہ اب کی بار منتوں پر اتر آئی تھی۔ انور چودھری کے جواب دینے سے پہلے ہی ہانکتا ایک آدمی وہاں ہے۔ چودھری جی، ارحان بلوچ آ گیا ہے۔ اس کی اطلاع پر انور چودھری ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بتا رہے ہو بے وقوف؟ وہ اس کو جھاڑنے لگے۔ لیلا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی۔ تبھی وہ تن فن کرتا چلتا آیا۔ شفان بھی اس کے پیچھے تھا۔ ان دونوں کے پیچھے آدمیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ آتے ساتھ اس کے ماتھے پر پستول رکھ کر گرایا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے، پیچھے ہٹاؤ اسے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ جب ارحان اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد میری پسٹل چلے گی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ ایک لفظ پر زور
देख कर बोला तो वो उसे सहमा गया, जबकि शिफान सुर्ख नजरों से सामने खड़ी लैला को देख रहा था। देखो मैं वाकई नहीं आ। इसके जुमले मुकम्मल होने से कबल ही और इसकी टांग पर गोली चला गया तो वो चला उठा। वो वहाँ दर्द की शिद्दत से दोहरा होते वह कमरे की तरफ इशारा कर गया, ये सोचकर कि कहीं वो दूसरी गोली ना चला दे। और इसे छोड़ता तेजी से इसके कमरे की तरफ बढ़ा तो शिफान भी इसके पीछे भागा। और के हाथ में कराते हुए अनवर और सहमी करी लैला पर गन्ने तान गए। और ने पाँव मारकर दरवाज़ा खोला तो सामने नजर नजर आता मंजर इसकी उसान खता कर गया। सामने ही साहिबा चेयर समेत औंधे मुंह जमीन पर बेहोश गिरी पड़ी थी। वो भागते हुए आगे बढ़ा और तेजी से रस्सियों से आज़ाद कराता अपनी बाहों में बताया। इसका चेहरा थपथपाने लगा। हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। शिफान की आवाज़ पर रहान होश में आता इसे उठाकर भाई की तरफ भागा। हमारे हुक्म से पहले ये लोग यहाँ से हिलने नहीं चाहिए। शिफान अपने बंदों को हुक्म देता और के पीछे गया। अगले ही पल और की जीप तेजी से हॉस्पिटल का रास्ता तय कर रही थी। वो उसे आए हॉस्पिटल आए जैसे आते ही हॉस्पिटल लेकर आते ही इमरजेंसी में ले गया था। वो सुरखान के लिए बैठा था, जबकि शिफान इसके साथ ही बैठा था। हौसला करो, परेशान में तो सब ठीक होगा। शिफान इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देता बोला तो और सुरखान के उठाकर इसे देखने लगा। वो प्रेग्नेंट है। इसे अपनी असल परेशानी की वजह बताता वो लबीज गया, जबकि शिफान अब समझा कि वो इस कदर परेशान क्यों है। इसे अपनी जान से जीत बीवी के साथ साथ अपने बच्चे की भी फिक्र थी कि कहीं इस तशद्दुद के नतीजे में इसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच गया हो। तभी डॉक्टर बाहर आए और उठता जैसे इनकी तरह लगकर डॉक्टर मेरी वाइफ, वो बेसब्री से पूछने लगा। दिल धक धक कर रहा था। आपकी वाइफ ठीक है? कमजोरी की वजह से अभी होश में नहीं है, थोड़ी देर तक आप मिल सकते हैं डॉक्टर? अ, डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज में बताने लगी। और मेरा बच्चा, वो धड़कते दिल से पूछने लगा। आई एम सॉरी, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ आने से पहले ही वो अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर की बात पर रेहान के दिल को धक्का लगा। एक आवारा आंसू आंख के किनारे से फिसलता दाढ़ी में जज्ब हो गया। डॉक्टर इतला देती वहां से जा चुकी थी। हौसला रख मेरे भाई, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। वो हमें दोबारा नवाज देकर शुक्र करो, भाभी भी सही सलामत है। और सर हिलाते साहिबा की सलामती पर शुक्र अदा करने लगा, पर वो नहीं जानता था कि अपने बच्चे के साथ वो साहिबा को भी खो चुका है। साहिबा को जब होश आया तो डॉक्टर ने इसे इसके अजीम नुकसान की इतला दी, जिसे सुनकर वो खामोश सी रह गई। और ने इसे काफ़ी दफ़ा बात करने की कोशिश की, पर इसकी गहरी चुप ना टूटी। यहाँ तक कि और इसे हवेली ले आया। इसने सिर्फ इतना कहा कि इसे रुखसार बेगम के पास रहना है। इसकी बात मानते रुखसार बेगम इसे अपने कमरे में ले गई। वो भी नमाज पढ़कर बैठी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, आ जाए, वो इजाज़त देती। बेड पर बैठ के आने वाला शिफान था। वो आकर इसके पास बैठा, इसके कंधे के गिर्द बाजू लपेट गया। कैसी है मेरी गुड़िया? वो इसका सर तप तप पाता प्यार से पूछने लगा। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देती। वो खामोश हो गई। कमरे से भाई क्यों नहीं निकलती, ना ही घर वालों के साथ बैठती हो। वो इसकी झुकी आंखें देखता नरमी से इस्तसार करने लगा। ऐसे ही बस, अब दिल नहीं करता। बेतासुर लहजे में वो कहती, शिफान को परेशान करके क्यों मेरी जान? पहले भी तो सब घर वालों के साथ बैठती हंसी मजाक करती थी ना। इसके पूछने पर वो तंजिया मुस्कुराती। पहले वाकई ऐसा होता था, पर आप भूल रहे हैं लाला के अंदर 6 माह भी आए थे। वही 6 माह जिनमें इस घर से दूर रही, नाम निहाद अपनों से दूर रही। इसीलिए अब आदतें भी बदल गई हैं इन 6 माह में। सादगी से कहते हुए शिफान को अफसुर्दा करके, फ़ाइक काफ़ी अकेला हो गया है नहीं? शौहर है वो तुम्हारा, क्या सोचा तुमने फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में? इसके सवाल पर वो शिफान से अलग होकर बैठ गई। चेहरे पर पथरीले तासुरात छा गए। क्या आप नहीं जानते ये निकाह किस तरह हुआ? फिर भी ऐसा सवाल। इसके सवाल पर शिफान गहरी सांस बसकर रह गया। निकाह जैसे भी हुआ, ये पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम बीवी हो इसकी, और पूरा हक रखता है वो तुम पर। वो अब की बार संजीदा हुआ था। एक कातिल को मैं कैसे अपना शौहर मान लूँ? मेरे में इतना हौसला और बर्दाश्त नहीं। वो दो टंग अंदाज में अपना फैसला सुना गई। और अगर वो कातिल ना हुआ तो फिर क्या फैसला होगा तुम्हारा? जो नाइंसाफ़ी तुमने इसके साथ कर चुके हो, क्या इस पर खुद को माफ़ कर पाओगे? इसके सवाल पर रूमी ने एक झटके से इसकी तरफ रुख मोड़ा। ये मैं नहीं, इस हवेली का एक फर्ज जानता है कि अफगन का कत्ल हुआ है। वो इंसान जब खोती चीखी थी वो। गलती से वेली का एक फर्ज जानता है कि अफन का कातिल फाइक चौधरी नहीं है। शिफान की बात पर उम्मी को झटका लगा था। झूठा, ये बकवास है। इसकी बात पर शिफान ने अफसोस से इसे देखा। यही सच है, हकीकत है, यही है मेरी बहन। वो उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला तो उसका हाथ उठा के, अच्छा तो फिर कौन है अफगन का कातिल? मुठिया भींचती वो इससे सवाल करने लगे। अनवर चौधरी। इसकी बात पर रूमी नफ़ी में सारी लागी झूठ। और अगर ये बात सचमुच है तो फाइक अनवर चौधरी का ही बेटा है। इन दोनों बाप बेटे की मिली भगत है ये। वो अपने मौक़िफ़ से हटने को राज़ी ना थी। तुम जानते हो रूमी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज वो वक्त आ चुका है तुम्हें हकीकत से आशना कर दिया जाए। अब गौर से मेरी बात सुनना और इन पर यकीन भी रखना। इसके सर पे हाथ रखता वो बोलना शुरू हुआ और वो दम साध गई। माजी अनवर चौधरी साहिबा के ज़रिए भी और को शिकस्त नहीं दे पाया, तो यही बात इसे छीन लेने नहीं, चैन लेने नहीं देती। साहिबा को वो बंद कमरे
कमरा बंद कर चुका था। इसने साहिबा की शादी फाइक से तय कर दी थी। इन्हीं दोनों इन्हीं दिनों में से अफगन चौधरी की शादी की खबर हुई। इसने अपने बंदों को और हान को मारने का हुक्म दिया, इसलिए वो मौके की तलाश में थे। अफगन के निकाह वाले दिन जब इसे अपने दोस्तों के एक्सीडेंट की खबर हुई तो वो शहर के लिए निकल गया, पर ऐन वक्त पर इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और ओरहान की गाड़ी ले गया। अनवर बलोच के बंदे जो मौके की तलाश में थे, इन्हें इस दिन ओरहान अकेला सफर करते देख गया। रास्ता सुनसान पर वो इसे रोकने वही वाले थे जब फाइक की गाड़ी वहां आ गई और वो दोनों आमने सामने हो गए। और फिर अनवर चौधरी के बंदे फाइक की आड़ में अफगन को गोलियां पे बस करके ये सब उन्होंने छुप कर किया था। पर वो ये नहीं देखना भूल गए थे कि वहां छुपा एक आदमी ये मंजर न सिर्फ देख चुका है बल्कि रिकॉर्ड भी कर चुका है। और एक और बात और भी थी जिस सबसे बेखबर थे, वो थी orhan बलोच और शिफान बलोच की फाइक चौधरी से दोस्ती। अफगन के जनाजे से पहले ही orhan का वो आदमी से सारी बात बताकर वीडियो दिखा चुका था। orhan ने फाइक चौधरी से खुफिया मुलाकात करके सारी प्लानिंग तरतीब दी, जिसकी वजह से साहिबा का निकाह orhan से हो गया। साहिबा के निकाह की खबर पर वो भी इसीलिए था क्योंकि फाइक इसे बता चुका था कि साहिबा से निकाह नहीं करे या बल्कि इसी दिन शहर रवाना हो जाएगा। फिर ओरहान किसी तरीके साहिबा को वहां से निकाल लेता, पर अफगन के कत्ल ने सारी प्लानिंग चेंज कर दी। अनवर चौधरी तब ये खबर पहुंची तो वो बुखला उठा। इसने सबसे पहले अपने इन बंदों को गायब करवाया। वो साहिबा को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए इसने सोचा कि अलीना को वानी में दे देगा, लेकिन ओरहान की डिमांड ने सब कुछ बदल दिया। रूमी के अगवा और निकाह का फैसला फाइक और ओरहान और शिफान का मुश्तरका था। फाइक ने अपनी फीलिंग से आगाह करके शादी की ख्वाहिश कर चुका था। वो दोनों जानते थे कि रूमी कभी भी रजामंद ना होती, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। रूमी के निकाह और रहान और शिफान दोनों शरीक थे और इसके सरेत के तौर पर शामिल भी हुए थे, जिससे रूमी अनजान थी। 2 माह गुजरने के बाद नाज बेगम की हालत देखते हुए इन दोनों ने घर में सबको हकीकत से आगाह कर दिया। इन 6 माह में फाइक ने रूमी के रवैये के मुतालिक इन्हें कुछ ना बताया, पर अब वो इसके रवैये से थक चुका था। इसकी बेएतनाई फाइक को थका रही थी और बिल आखिर वो इसे इसे वापस हवेली भिजवाने का फैसला कर गया। वो चाहता था कि इसे दूर रहकर इसकी अहमियत समझे। इसके इस फैसले से ओरहान और शिफान इससे नाराज हुए थे, पर वो अपने फैसले से पीछे न हटा और इसे वापस भेज दिया। वहाँ सुबह आती सुन बैठी थी। शिफान खामोश होकर अब इसके बोलने का इंतजार कर रहा था, पर वो चुप बैठी थी। इसके अल्फाज की जबान का साथ छोड़ गए थे। वो उसका शोहर था जिससे आज तक इसने मुस्कुराकर बात न की थी। इसको इसके जायज़ हक से भी महरूम रखा। वो बेगुनाह होते हुए भी सजा काट चुका था। क्या अब भी वो तुम्हारे इस सलूक का मुस्तहिक है? क्या अब भी वो कातिल और गुनहगार है? शिफान के सवाल पर अब की दफ़ा वो फूट फूट कर रोती, चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। ये आप सबका कसूर है, क्यों मुझे हकीकत से बेखबर रखा? वो रोती हुई इससे शिकवा करने लगी। फाइक ने हमें मना किया था, पर मुझे लगा आज नहीं हकीकत पर आज आज नहीं हकीकत से पर्दा हटाया तो सारी ज़िंदगी पछताता रहूँगा कि अपने दोस्त और अपनी बहन का घर अपने हाथ से ख़राब कर दिया। इसके जवाब पर वो हिचकियाँ रोकती चेहरा साफ करने लगी। बहुत बीमार है, पिछले 3 दिन से वो बुखार इसकी जान नहीं छोड़ा। मुझे लगता है तुम्हें बहुत मिस करता है। वो बात मुकम्मल करता वो उठ खड़ा हुआ। इसे अभी अपनी नाराज़ बीवी को भी मनाना था, जिसे वो अच्छा खासा तंग कर चुका था। लाला, वो इसे बेख्तियार पुकार बैठी। बोलो लाला की जान, मोहब्बत से कहता हुआ उसके सर पे हाथ रखे। मुझे घर भिजवा दे, अपने घर जाना है मुझे। एक पल में ही वो फैसला कर चुकी थी। रेडी हो जाओ मेरी जान, मैं छोड़ आता हूँ। इसके सर पे बोसा देता वो खुशी से बोला, आप फाइक को मत बताइएगा कि हम आ रहे हैं। इसकी बात पर वो हंस दिया। नहीं बताता मेरी जान, मैं वेट कर रहा हूँ, आओ जो तुम। इसके बाद भी घेरता वो कमरे से बाहर निकल गया तो रूमी भी उठ खड़ी हुई। इसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। वो बुखार में तप रहा था, जिससे बेजान हुआ पड़ा था। इसे सख्त प्यास लग रही थी। पानी वाला जग खाली पड़ा था। वो वापस लेटकर आंखें बंद कर गया। इसकी हिम्मत न हुई उठने की। वो आंखें बंद किए खड़ा था जब दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वो एकदम आंखें खोल गया, पर आंखों के सामने नजर आता मंजर बड़ा बेयकीन था। वो एक झटके से उठ बैठा, जबकि सामने नजर आती परी पैकर कदम उठाते इसकी तरफ आ रही थी। इसके करीब आने से पहले ही वो उठा तेजी से इसकी जाने बढ़ता इसे अपनी बाहों में भर गया। जिस समय एक अनजानी ताकत आ गई थी इसे रूबरू पाकर, इसे खुद में बीचते वो इसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो भी चुपचाप खड़ी इसका लम्ब महसूस कर रही थी। इसे यह मानने में कोई शर्म महसूस न हुई कि वो इसकी मौजूदगी इसके लम्स की आदी हो चुकी थी। इतने दिन से जो दिल बेचैन था वो एकदम ही सुकून मिल गया था। इसे अपने गिरफ्त से आज़ाद करता वो पीछे हटा और उसका चेहरा हाथों में भर गया। क्या मुझे इजाज़त है कि चंद पल आपको छूकर आपकी और अपनी सांसें कर दूँ? इसके लबों पर अंगूठा फेरता बोला तो वो सर हिला गई। अगले ही पल वो उसके लबों को छूता इसकी और अपनी सांसें बदम कर चुका था।
चंद पल अमर करने के बाद वो पीछे हटा और इसके माथे पर अपना माथा टिका गया। वो गहरी सांस भरती, इसके सार में कड़ी से महसूस करती। लगता है सच्चाई आपको मुझ तक खींच लाई है। वो उसकी कांच से आंखों में देखता बोला तो वो बगैर झूठ के सर हिला के, फिर क्या मैं समझूं कि आप मुझे और अपने रिश्ते को एक मौका दे देंगी? इसकी बात पर वो गहरा सांस भर के, हमें बैठ कर बात करनी चाहिए, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसम तप रहा है आपका। इसकी बात पर वो इसे हाथ से थाम कर बेड पर बिठाता, खुद भी इसके सामने बैठ के, मैं आपसे बहुत मोहब्बत का दावा नहीं करती फाइक, ना ही पिछली बातों का तज़किरा करके अपना आज और कल ख़राब करना चाहती हूँ। शायद हम सभी अपनी अपनी जगह ठीक थे, बस वक्त ही ठीक ना था। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, पर आपकी आदत ज़रूर हो चुकी है, और अगर आप यूं ही मेरे साथ वफादार रहकर मोहब्बत करेंगे तो मुझे यकीन है बहुत जल्द मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगूंगी। नजरें झुकाकर कहती वो उसके शाने पर सर रख गई। मैं आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। क्या मैं आज और अभी से आगाज़ कर सकता हूँ? मुझे आपको भरपूर तरीके से महसूस करके रूह की गहराइयों तक उतरना है। इसके बेबाक अल्फाज पर वो सुर्ख चेहरा इसके सीने में छुपाती सारी हिला गई, तो वो उसे सख्ती से खुद में भींच गया। वो चाहता था कि ऑपरेशन के बाद जब वो पहली नज़र इस पर डाले तब वो मोहब्बत की नज़र हो, और उसे यकीन था कि उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। ढलती रात दोनों के दरमियान मौजूद पर्दों को धीरे धीरे सरकाती रही। वो माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने साहिबा आंखें बंद किए, एक बाजू पेट और दूसरी आंखों पर रख के लेटी थी। वो अपने पीछे दरवाज़ा लॉक कर था, बेड की तरफ बढ़ के इसके करीब नींद दराज होता हुआ इसे अपने सार में लेके इस कलम महसूस करती। सब ऊपर से दोनों आंखें खोलकर अपने इसे पीछे धकेलने लगी, तो वो अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। छोड़े मुझे। इसकी गिरफ्त में कसमसाती वो बेतासु लहजे में बोली, छोड़ ही तो नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा मत करो साहिबा, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदगी के मारे खुद को ज़मीन में दस्ता महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारी और अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाया। वो गमगीन लहजे में कहता अपना चेहरा इसके गर्दन में छुपा गया। वही बच्चा जिसे आप इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहते थे। आप तो बहुत खुश होंगे ना ये दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म। उधर उसकी से बोलते एकदम खामोश हो गई, जब अपने गर्दन और कंधे को भीगते महसूस किया। मत कहो प्लीज़, ऐसा मत कहो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मैं बहुत खौफज़दा था। प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। भारी नाक आवाज़ में बोलता नमनाक आवाज़ में बोलता वो उसकी आंखें भी नम कर चुका था। कैसा खौफ! ये दो अल्फाज मुश्किल से साहिबा के लबों से निकले थे। रुखसार अम्मी मेरी सगी माँ नहीं है, वो पापा की दूसरी बीवी है। मैं 3 साल का था जब मुझे पता चला कि मेरे भाई या बहन आने वाला है, पर कुछ पेचीदगियों की वजह से ऑपरेशन के वक्त मेरी माँ और बहन बहन दोनों की वफ़ात हो गई। इसकी तकलीफ़ महसूस करते साहिबा ने बेसाख्ता इसके बाल सहलाए। मैं बहुत खौफ़ज़दा था साहिबा, तुम मेरी सांसों की रवानगी की वजह हो, तुम्हें खोकर मैं कंगाल नहीं होना चाहता, तुम्हें खोने का खौफ मेरी सारी सुध-बुध भुला गया, पर मैं वाक़ई ऐसा नहीं चाहता था साहिबा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे ही बोले गए अल्फ़ाज़ मुझे यूँ अज़ियत देंगे। तुम मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकती, मेरे अल्फ़ाज़ मेरी पहली औलाद को खा गए। साहिबा को खुद भी रो रही थी, पर ओरहान की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वो आपका कोई कसूर नहीं, अल्लाह की रज़ा थी। ये प्लीज़ रोएं मत, मुझसे नहीं देखा जा रहा। इसकी बात पर रेहान ने सर उठाया तो साहिबा हाथ बढ़ाकर इसकी आंखें साफ करने लगी। मुझे नवाजा गया है। झुककर इसकी पेशानी को अपने लम से मुतबर करता वो मज़ीद झुकता इसकी सब्र आंखों पर लब रख गया। साहिबा खुद तो फना हो सकती है, पर आपको शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। इसकी बात पर वो जब खोता इसकी सांसें कैद करता इसे खुद में समो गया। हर सोच को परे झटकती वो भी इसी में गुम हो गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ुहान बेड सेट कर रही थी। वो धीमे कदम उठाकर इसकी तरफ बढ़ा, इसे पीछे से अपने हसार में लेता थोड़ी इसके कंधे पर टिका गया। कोई नाराज़ है हमसे? इसके बाद पर वो बगैर कोई जवाब दिए अपने काम में मगन रही, तो शिफान इसका रुख अपनी तरफ मोड़ के अपने खूबसूरत चेहरे को यूं फुलाकर बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही। वो उसके गाल खींचता बोला, तो वो एक हाथ से अपना गाल से लाती खूबसूरती से देखने लगी। आपको मैं खूबसूरत लगती ही कब हूँ? नाराज़गी से कहती वो पीछे हटने लगी। जब वो उसका हाथ पकड़ता अपनी तरफ खींच गया, वो अपने दोनों हाथों उसके चेहरे पर जमा गई थी। जब प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती हो तो मज़ीद हसीन लगती हो। झुककर इसके सुर गाल पर लब रख गया। इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहे थे इतने दिन से, और गुस्से से भी बात कर रहे थे। शिकवा करते इसकी आंखें नम हो गई थी। सॉरी मेरी जान, बस कुछ परेशान था, इसलिए ऐसे खता कर बैठा। माफ़ नहीं करोगे अपनी जान को? मोहब्बत और आड़ से कहता हुआ उसके बाजू अपनी गर्दन में डाल गया। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, सब भूलती वो अ, अठला पता नहीं अठला कर बोली, तो इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। कैसी शर्त? बोलते लफ्ज़ सुहान की गर्दन से मिस होने लगे, तो इसे शर्म ने आ घेरा। आइसक्रीम खानी है मुझे। इसकी बात मुकम्मल होते ही वो इसे अपने साथ लेते बेड पर गिरा, तो जुहान के मुंह से चीख निकली थी, ज़रूर चलेंगे मेरी जान, पर सुबह।
رات اسی لیے تھوڑی بنائی گئی ہے، رات تو سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ابھی چپ چاپ مجھے سکون لینے دو، پھر آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ اپنی سنا کر بغیر اس کی سنے وہ اس کی سانسیں رو گیا تو وہ بھی آنکھیں بند کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر کے۔ مشکلات اور پریشانیاں گزر گئی تھی، اب سکون کا موسم تھا، محبت کا موسم تھا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا، اور نیکسٹ ملتے ہیں ناول کے ساتھ، اور مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ اور نیکسٹ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا رومانٹک ناول لے کر آؤں گی، جو آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آئی تھنک جانے عزیز اور جنون یارم تھا یا کون سا تھا، وہ بھی میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کرنے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔